ओके गाइस, तो ये जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। टॉप 500 की सीरीज़ है पूरी, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस CGL CPO सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, PCS के भी एग्जाम्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस बताऊंगा, सारे बुलेट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक करके नोट करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे, क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे तो रिवीजन होती जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ और आगे और पार्ट्स, बहुत पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर फॉलोड महड़ सत्याग्रह, ठीक है। देखिए महड़ सत्याग्रह की बात हो रही है, इसे महाड़ सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो महाड़ था ना, ये आपका महाराष्ट्र में था, ठीक है। कहाँ था जी? महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो था, अब जो जगह है वो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। महाराष्ट्र के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जगह में क्या था कि जो अनटचेबल्स थे ना जी, तो उन अनटचेबल्स को वो नहीं मिलती थी, ठीक है। उन अनटचेबल्स को क्या करते थे वो, जैसे ड्रिंकिंग वाटर होता था ना, उसके लिए पब्लिक टैंक्स आते थे, तो उसमें से सारी पब्लिक एक साथ टैंक में से पानी भरती थी अपने ड्रिंकिंग के लिए वाटर के लिए, ठीक है। तो क्या होता था वहाँ अनटचेबल्स को बैन था, मतलब उनको नहीं जाने देते थे, अलाउड ही नहीं था। तो उसके लिए BR अम्बेडकर जी ने ये सत्याग्रह करी थी महाड़ में, ठीक है। कहाँ करी थी? महाड़ में। अच्छा, ये जो सत्याग्रह करी थी ये कब करी थी? महड़ सत्याग्रह कब करी थी आपकी? ये हुई थी 1927 में, ठीक है। 1927 और 20 मार्च। कब करी थी जी? 20 मार्च। अच्छा, ये 20 मार्च को हम इसीलिए, इसी ही रीज़न की वजह से सोशल एम्पावरमेंट डे बनाते हैं, ठीक है। एज एन ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को, क्या करते हैं? सोशल एम्पावरमेंट डे, ठीक है। ठीक है जी। अब आपका आता है, अच्छा अगले एक बारी, ठीक है। ऑप्शंस मतलब पहले BR अम्बेडकर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। इनका जो न्यूज़पेपर था वो मूक नायक था, ठीक है। इन्होंने ही आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था? आर्टिकल 32 को। BR अम्बेडकर जी जो है वो दलित्स और माइनॉरिटीज़ को हमेशा रिप्रेजेंट करते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में, ठीक है। और देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो 1930, 1931, 1932 तीनों जो हुई थी, तीनों में गए थे, ठीक है। और आपका मूक नायक हो गया, ठीक है। और ये BR अम्बेडकर जी का आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी में थे ये, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में क्या है कि पहली बात तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन जो महात्मा का टाइटल है ये इनको किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था ये टाइटल। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी मूवमेंट्स, देखिए 1915 को, ठीक है, 1915 को ये आए थे वापस साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और तब इन्होंने 1917 में क्या करा? चंपारण सत्याग्रह, पहली सत्याग्रह है। और पहली जो आपकी वो करी थी ना हंगर स्ट्राइक, वो 1918 में हुई थी, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक जो थी, वहाँ पे ये हंगर स्ट्राइक थी पहली इंडिया में महात्मा गांधी जी की तरफ से। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। और 1917 में सबसे पहली सत्याग्रह थी, मतलब सत्याग्रह सबसे पहली थी, ठीक है। वो चंपारण की थी इंडिगो पीजेंट्स के लिए। उनको ज़बरदस्ती इंडिगो को क्या करते थे, बोलते थे कि इंडिगो आप अपने लैंड पे उगाइए, लेकिन इंडिगो क्या होता है ना जी, फर्टाइल नहीं छोड़ता लैंड को, वीकन, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, बैरेंस टाइप कर देता है अगर उगने के बाद, ठीक है, जब उसकी हम कर लेते खेती, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के बारे में है कि देखिए इन्होंने 1920 में जो चलाया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट, देखिए 1920 में जो उन्होंने चलाया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो जलियांवाला बाग जो हुआ था 1990 उसके लिए चलाया था। और 1990 में जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट 1990 में शुरू किया था, राउलेट एक्ट। कब किया था? 1919 में राउलेट एक्ट।
उस राउलेट एक्ट की वजह से ना बहुत ज़्यादा देश में वो होने लग गए थे, ठीक है, दंगे फसाद वगैरह, क्योंकि मतलब वो उसका अपोज कर रहे थे इंडियंस राउलेट एक्ट का। राउलेट एक्ट में क्या लिखा दिया था, 144 सेक्शन लगाते थे जिसमें तीन लोगों से ज़्यादा मतलब ग्रुप नहीं खड़ा हो सकता एक साथ, डिस्कस नहीं कर सकता कुछ पब्लिक प्लेसेस में। अच्छा, तो क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग में मीटिंग बैठी थी। क्यों बैठी थी? क्योंकि ये जो दंगे फसाद होते थे ना, इनकी वजह से दो लोग थे, ठीक है, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन खिचलू, इन दोनों को ना वो कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था इन दंगों की वजह से जो राउलेट एक्ट की वजह से हो रहे थे। तो इसकी वजह से जलियांवाला बाग में इन दोनों को छुड़ाने के लिए, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन खिचलू को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग हुई। और वो मीटिंग जब हुई तो वहाँ पे गोलियां वोलियां चला दी और बहुत सारे हमारे सिख भाई लोग मर गए उस दिन बहुत सारे लोग मरे थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में। तो उसी के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या करा, जलियांवाला बाग के अपोज करने के लिए एक तो अपनी केसर हिंद का टाइटल वापस कर दिया था, और दूसरा फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला दी थी, ठीक है। और फिर चोरी चौरा हो गया था 1922 में, 1920 में मूवमेंट चली, 1922 में चोरी चौरा, फिर ख़त्म कर दी थी मूवमेंट। चोरी चौरा की वजह से ही ख़त्म कर दी थी कि वो वायलेंस नहीं चाहते थे। चोरी चौरा में उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश लोग थे उसमें, एक पुलिस स्टेशन में उनको बेचारों को जला दिया था और मार दिया था। तो वो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दी थी, ठीक है। अच्छा, विनोबा भावे के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मूक नायक इनका था, तो महात्मा गांधी के आपको याद कर लेना, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, इंडियन ओपिनियन वही है जो साउथ अफ्रीका में चलाया था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, साउथ अफ्रीका का न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और जो इंडिया में चलाया था वो हरिजन था, नवजीवन था और यंग इंडिया था, ठीक है। ये इंडिया के न्यूज़पेपर थे महात्मा गांधी के। अच्छा, विनोबा भावे के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने 1951 में, ठीक है, 1951 में भूदान मूवमेंट चलाई थी। जो क्या क्या होता था, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, independence, we got the independence, then there were very poor people and there were the landlords who have so much of the quantity of the land, ठीक है। what we have to do is that according to this Bhudan movement we persuaded all the landowners, all the landlords who have the vast amount of land, we persuaded them to give some amount of land to the poor people who are landless, ठीक है। तो अगर वो लैंडलेस को, पुअर पीपल को वो दे देंगे तो वो एक्चुअली क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। वरना क्या हो रहा था, भूखमरी की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ वगैरह हो रही थी। इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या था, सबको थोड़ा सा इक्वल करना था, तो इसलिए भूदान मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। अच्छा, विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने फर्स्ट पर्सनल सत्याग्रही भी कहा था। दूसरा जवाहरलाल नेहरू को कहा था, पहला आचार्य विनोबा भावे को कहा था, ठीक है। ये दो इनके इंपॉर्टेंट हो गए। बी आर अम्बेडकर का मैंने आपको बता दिया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लेते हैं, फादर ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता था, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इंटरेस्ट कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने ना अखाड़ा और लाठी क्लब भी चलाया था जी, आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोकमान्य भी कहते थे, फादर ऑफ इंडियन इंटरेस्ट भी कहते थे। फादर ऑफ इंडियन इंटरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। अच्छा, इनकी बुक थी, ठीक है, इनकी बुक थी गो बैक, हाँ, आर्कटिक, ठीक है, बैक टू आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है, ये थी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है। मैं इसका नाम यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है जी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में, हाँ, इन्होंने महाराष्ट्र में चलाई थी, ठीक है, क्या, होम रूल लीग, होम रूल सोसाइटी, ठीक है। होम रूल लीग जो थी इनकी कहाँ थी, महाराष्ट्र में। कब थी, 1916 में क्या चलाई थी, होम रूल लीग महाराष्ट्र में। और यही होम रूल लीग को एनी बेसेंट ने वेस्ट बंगाल की तरफ चलाया था, ठीक है, बंगाल में। किसने, एनी बेसेंट ने, ठीक है जी, एनी बेसेंट ने चलाया था बंगाल में, ठीक है, 1916 में ही होम रूल लीग को। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद फैलाया था, नेशनलिज्म, ठीक है, ये महाराष्ट्र में था। अच्छा, लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बाल यही थे, ठीक है। ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी मूसी,
अच्छा, मैं आपको आंसर ना लास्ट में बताया करूँगा, इससे आपका क्या फ़ायदा है कि आप तब तक थोड़ा आंसर को ट्राई करके देख पाएंगे कि क्या होता है। अच्छा, मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। देखिए, मूसी और भीमा जो ट्रिब्यूटरीज है वो किस रिवर की है। अच्छा, इसमें पहले देख लेते हैं, कावेरी रिवर लिखा हुआ है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट एक्चुअली, और वो किस किस में है कावेरी रिवर डिस्प्यूट, आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, और जगहों पे आपका कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। ठीक है जी, कावेरी आपकी पेरिनियल रिवर है। ठीक है जी, क्या है, पेरिनियल रिवर, पूरा साल बहती है, सदर्न इंडिया की पेरिनियल रिवर है। फिर आपके आ गई कृष्णा, कृष्णा आपके कुछ ने डेल्टा बनाती है, किसके साथ, गोदावरी के साथ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। गोदावरी वही है दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा। ठीक है, कृष्णा बनाती है बे ऑफ बंगाल में बनाती है, कहाँ बनाती है, बे ऑफ बंगाल में। देखिए ये इंडिया होगा, ठीक है, अगर ये इंडिया है आपका तो ये आपका बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आपकी ये गिरती है और डेल्टा बनाती है। यहाँ पे जो भी रिवर गिरेंगी ना, जो भी एंड होती है, मतलब जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो सब डेल्टा बनाएंगी। और जो अरेबियन सी में आएंगी वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अरेबियन सी में एस्चुरी बनाएंगी, जैसे नर्मदा हो गई आपकी, तापी हो गई, साबरमती हो गई, माही हो गई। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ये चारों क्या करते हैं, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती हैं और यहाँ पे एस्चुरी बनाती हैं, तभी गिरती हैं। ठीक है, और गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे, आपका कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं उसको। ठीक है, वो कहाँ पे, आपका यहीं अरेबियन सी। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा का क्या है, चैमयंगदंग ग्लेशियर से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, चैमयंगदंग ग्लेशियर से आती है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। कहाँ करती है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से करती है, नामचा बारबा से करती है, नामचा बारबा, ठीक है, जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में। नामचा बारबा से एंटर करती है, उसके बाद आपकी असम में भी आती है। यहाँ पे असम में क्या होता है, दो चीज़ें हैं असम में इंपॉर्टेंट आपकी, एक तो धुबरी, एक धुबरी जगह है। ठीक है, द प्लेस का नाम है धुबरी। वहाँ पे क्या होता है कि आपकी ब्रह्मपुत्रा ऐसे आई, इंडिया में ऐसे आई और ऐसे, मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे आ रही है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा आई और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके अपना कोर्स चेंज कर देती है। ये धुबरी जगह पे होता है। कहाँ होता है ये, कोर्स चेंज होता है बिल्कुल धुबरी जगह पे। और दूसरा असम में मजूली आइलैंड, जो आपका लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, मजूली आइलैंड, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो कहाँ है, असम में ही है। असम के बाद आपकी ब्रह्मपुत्रा फिर ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में चली जाती है, और वहाँ पे बांग्लादेश में इसको पद्मा भी कह देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ये अपना वो बना लेती है, डेल्टा बना लेती है गंगा के साथ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, मैनग्रोव्स। ठीक है, इसको आप सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कृष्णा मेरे हिसाब से, कृष्णा की और कावेरी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की जो इंपॉर्टेंट है सुबहानश्री हो जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज में आपको कुछ बता देता हूँ, सुबहानश्री हो गई, कामेंग हो गई, दिबांग हो गई। ठीक है, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, ये किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र की हैं। ठीक है, अच्छा, कृष्णा ही इसका तो आंसर है, क्योंकि कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, मूसी और भीमा, वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छा, महानदी की बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र का मैंने बता दिया, अब कहाँ से निकली, कहाँ जाती है, कहाँ गिरती हैं, ये भी कहाँ गिरती हैं बता दिया। कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में जाती है, कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। हाँ, महानदी जो है आपकी, अच्छा, महानदी पे हीराकुंड डैम है एक तो। ठीक है, क्या है, हीराकुंड डैम, छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से जाती है, सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन सी, महानदी, गिर गई जी। और इसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज लिख लीजिए आप, क्या है, शिवनाथ, जोंक, ठीक है जी, और तल, ठीक है, इब, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, महानदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका आयरन और मैग्नेटाइट। व्हाट इज द व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटाइट आयरन ओर। अच्छा, यहाँ विच आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर ऑफ
मैग्नेटाइट, ठीक है, मतलब आयरन ओर जो है वो मैग्नेटाइट होता है, वो कौन सा इनमें से? अच्छा, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखिए इसके एक, देखिए इसमें क्या है, देखिए बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो है ये आपका होना, हाँ हेमेटाइट है। ये वाला जो है ये आपका मैग्नेटाइट है। ये वाला आयरन पायराइट है। ये वाला साइडराइट है। क्या है जी? साइडराइट। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी, ठीक है, मैग्नेटाइट Fe3O4। ये तो आपके हो गए इनके ओर्स। अच्छा, आयरन पायराइट को ही हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आयरन पायराइट को क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड। अच्छा, एक दो जो मतलब देखिए बॉक्साइड एल्युमिनियम वगैरह का होता है, ये सब थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो थोड़े से कॉमन नहीं है लेकिन आ जाते हैं पेपर में, बहुत ईजीली आ जाते हैं। मैग्नीशियम का बिल्कुल आपको याद रखना है, डोलोमाइट, ठीक है। फॉर्मूला नहीं आएगा मेरे, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फॉर्मूला तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। डोलोमाइट याद रखना है आपको बस, मैग्नीशियम का, ठीक है। और एक आपको कॉपर का याद रखना है, एजुराइट। मैं ये हमेशा बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम का बॉक्साइड तो सभी बताते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें ये थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर है। कॉपर का क्या है? एजुराइट, AZURIT, ठीक है। इसका इसमें हो गया। चलो नेक्स्ट पे चले, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज रूल्ड बाय वदियार डायनेस्टी? ओके, देखिए नया, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। देखिए वदियार डायनेस्टी है, वदियार, देखिए ये वही डायनेस्टी है जो विजयनगर एम्पायर है ना, विजयनगर एम्पायर वो थोड़ा वीक हुआ, जैसे ही वो वीक हुआ ना उसकी जगह पे वदियार डायनेस्टी ने फ़ायदा उठाया और आ गई। और ये 1399 से वदियार डायनेस्टी 1947 तक इसने इंडिया में डायनेस्टी रही है, ये सोच रहे हो, मतलब काफ़ी बड़ी डायनेस्टी है, बहुत इसके राजा थे, ठीक है। आज भी इसके डिसेंडेंट्स हैं इंडिया में, ठीक है। और 1947 तक थी है, उसके बाद फिर इंडिया को फिर 2000 कर दिया, तो वो सब फिर हमने बना लिए स्टेट्स वगैरह, ठीक है। और वदियार डायनेस्टी जो थी, आपका फिर आंसर क्या होगा इसका? मैसूर, ठीक है। अच्छा, सूरत का याद रखना, डायमंड सिटी है, सूरत इज डायमंड सिटी। ऐसे ही वो मदुरई है, सिटी ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, मदुरई का याद रखना, सिटी ऑफ फेस्टिवल। अच्छा, एक स्लीपिंग स्टेट कहते हैं हम, स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया, जो स्लीपिंग स्टेट होता है वो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, स्लीपिंग स्टेट इज मध्य प्रदेश, वो दिया, ठीक है, हो गया। तो मैसूर आंसर हो गया इसका। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? देखिए अपने आप मेरे को वो भी देते रहिएगा कि क्या क्या मैं इसमें ठीक कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में, ये पूरी वीडियो में, जो भी आपको जिस तरीके से भी जो चाहिए, ठीक है, अपने मुझे बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, आप सर ये ठीक कीजिए, ये ठीक कीजिए, ठीक है। अच्छा, सैयद डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। सैयद डायनेस्टी जो थी ये खिज्र खान था इस, ओके मैंने आंसर पहले बता दिया, चलो कोई नहीं, मैं इसको लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए बहलोल खान लिखा हुआ है, एक्चुअली बहलोल खान जो है ना वो बहलोल खान लोदी उसका पूरा नाम है, तो बहलोल लोदी के नाम से आप उसे जानते हैं, ये वही है जो कि फाउंडर है लोदी डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। और बहलोल खान लोदी के बारे में ये इंपॉर्टेंट हो गया। मलिक गफूर के बारे में देख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर भी था और स्लेव भी था, क्योंकि इसको खरीदा था, 1000 दिनारी कहते हैं इसको, 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनारों में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था मलिक गफूर को। फिर इसी को साउथ में भेज दिया था अपना रेन बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्कर करने के लिए साउथ को, और इसने कर भी लिया था, बंदा दम तो था उनने कर लिया लोंडे ने, तो अपना इसने करा 1000 दिनारी, ठीक है। और मलिक गफूर को भेजा साउथ में। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मलिक गफूर था ना, ये मतलब कहते हैं ऐसा, मतलब कोई पक्का प्रमाण तो नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कोहिनूर ले आया था साउथ से किसी राजा से, और इसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। ये मतलब एक ऐसे ही मैं आपको फैक्ट बता दिया, ठीक है, ऐसे ये आएगा नहीं ऐसा,
लेकिन मलिक गफूर वही था जो मतलब बोलते हैं ऐसे कि कोहिनूर लेके अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, जैसे हजार दिनारी बोलते हैं और अलाउद्दीन खिलजी। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़ना है तो आप एक तो मार्केट रिफॉर्म इसके तगड़ी चीज़ थी, ठीक है, और दाग और चेहरा सिस्टम इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेजन किया है, पता नहीं 16 बार 17 बार ऐसे कुछ इन्वेजन हुआ था मंगोल्स की तरफ से, तो वो मतलब 16,000 ऐसे कुछ हुआ था। तो मंगोल इन्वेजन सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था और इसमें सारे जीते थे, सब हर बार मंगोल को भगा देता था। ये इतना तगड़ा बंदा था ये, इसके बारे में जानेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था ये। पद्मावत, वही क्या कहते हैं, पद्मावत जो इसने क्या कहते हैं, जो पद्मावत मूवी आपने देखी ही होगी उसमें सारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा, ठीक है। जो पद्मावत, जो रानी पद्मिनी कहते हैं उनको, है ना, तो उनको इसने कॉन्कर, मतलब इसका क्या था ना, ये थोड़ा सा करेक्टर इसका ऐसा था कि जो इसको चाहिए अब तो भाई वो मेरे को चाहिए, तो इसको कहीं से पता चल गया कि रानी पद्मिनी जो है ना बहुत ही हद की सुंदर है, तो इसने क्या करा कि भाई अब मुझे रानी पद्मावती चाहिए, ठीक है। तो इसने अटैक किया, अटैक करके वहाँ पे रानी पद्मिनी, इसने रानी पद्मिनी को चाहा लेना। फिर उसके बाद तो एक कहानी पूरी वो है पद्मावत, ठीक है, वो सब वो बुक में है कि रानी पद्मिनी इनको नहीं मिली थी, ठीक है, इन्होंने जौहर कर लिया था, जौहर मतलब खुद को आग में डाल दिया था सारी की सारी दासियों के साथ अपनी, क्योंकि जब ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आई थी तो अपनी पूरी दासियों के साथ आई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखा डी ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है क्यूजुला कैडेप्सिस। क्यूजुला कैडेप्सिस जो था ना, ये एक रूलर था, ठीक है, किंग भी रूलर भी कह सकते हैं। ये रूलर वही रूलर था, अच्छा आपको पता है कुशन डायनेस्टी, कनिष्क वाली, कनिष्क कुशन डायनेस्टी का जो कनिष्क था जिसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल चलाई थी, हीनयान महायान डिवाइड हुए थे कहाँ, कुंडलग्राम में, जैसे कश्मीरी भी कहते हैं। तो ये जो कुशन डायनेस्टी थी ना आपकी, इसका फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी कौन, कुजुला कैडेप्सिस। इसका आंसर क्या होगा आपका, ए। क्या आंसर होगा इसका, ए। क्या आंसर होगा इसका, ए, ठीक है, सॉरी, आंसर क्या होगा इसका, ए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हिमाचल प्रदेश फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है, पूछना चाह रहा है कि ये पास जो होते हैं, दर्रे जो होते हैं हिंदी में, ये आपको कहाँ मिलेंगे, कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है इनमें से, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे चांगला जो है वो लद्दाख का है, किसका है जी, चांगला जो है वो लद्दाख का है। और यहाँ पे आपका जोजिला, बारालाचा और नामिका ला, ये 3 इसके लद्दाख में मिल जाएंगे आपको। जलेपला आपका सिक्किम का है जी, जलेपला आपका सिक्किम का है। और यहीं पे आपको नथुला भी मिल जाएगा, सिक्किम के हैं ये, सिक्किम के हैं नथुला और जलेपला, ठीक है। रोहतांग पास, यही आपका आंसर है। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है आपको रोहतांग पास और शिपकिला पास, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। अच्छा मैं काम करूँगा, इनके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। रोहतांग पास और शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट है। आघिल पास आपको लेह में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, लेह में, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल्स होगा, ठीक है। विच आर्टिकल प्रमोट, आर्टिकल है, ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा। फ्री एंड लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द सिटीजन्स। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स प्रमोट करता है, ठीक है। इसमें सिंपल चीज़ें पढ़ लेते हैं कि 48 जो आपका है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर से रिलेट करता है आर्टिकल 48। 39A इज़ द आंसर, 39A ही वही है जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के लिए आपका होता है। आंसर क्या होगा, 39A। अच्छा अगला देख ले, 59A इंपॉर्टेंट नहीं है,
43 ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 40 वाला आपका कहता है पंचायती राज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। फिर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट। 45 एजुकेशन से, 45 एजुकेशन से। अच्छा एक और देखिए 266 और 267 भी याद कर लीजिएगा, आर्टिकल में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये 266 और 267 आर्टिकल उन्हीं के हैं, ठीक है। और आपका 326 याद कर लीजिएगा एडल्ट सफरेज के लिए, कि जो एज होती है, ठीक है। 61st अमेंडमेंट हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम पे, और 326 हो गया। अच्छा 324 से आपके इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल शुरू होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 324 से आपके वो शुरू होते हैं। 14 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं, और 36 से 51 डीपीएसपी हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ आपको सारे, ठीक है। और 51A जो है वो, ये तो आपको पता ही है, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थोड़े से डिस्कस कर दिए हैं, काफ़ी सारे। जैसे एक अच्छा और भी देख लीजिए, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, ये लाइन से याद हो जाते हैं ये तो। 79, 80, 81, ठीक है। पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों आर्टिकल, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा उसका आंसर क्या है? उसका आंसर आपका बी है, ठीक है। नाउ विच इज द ब्रांच फॉर स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। देखिए एम्फीबियंस की स्टडी के लिए, ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए ऑप्शन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। कैलोलॉजी आपका है ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स की स्टडी, ठीक है। ट्रिकोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, ट्रिकोलॉजी कहते हैं इसको। ट्रिकोलॉजी आपकी हेयर एंड स्कैल्प स्टडी, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, हर्पिटोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या होगा सी, ठीक है जी। अच्छा मैमोलॉजी, मैमल्स के लिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब इजी है, ठीक है। अच्छा एक आती है आपकी, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग से बताता हूँ, एक वाइन के लिए होती है, वाइन के लिए आपकी होती है ओइनोलॉजी, ठीक है। वाइन के लिए क्या होती है? ओइनोलॉजी, बढ़िया है। और देखिए एक और बताता हूँ, टिम्ब्रोलॉजी। टिम्ब्रोलॉजी जो होती है ना आपकी, टिम्ब्रोलॉजी और फिलेटली, ये एक ही बात है। किसके लिए? स्टैम्प्स के लिए। फिलेटली एंड टिम्ब्रोलॉजी आर स्टैम्प्स के लिए। अच्छा था ना, वाइन के लिए ओइनोलॉजी बता दिया आपको। और फ्रूट के लिए देख लीजिए, अगर करना हो तो फ्रूट के लिए आपकी होती है पोमोलॉजी, ठीक है। फ्रूट के लिए पोमोलॉजी, और हाँ फंगस, माइकोलॉजी, और एल्गी, फाइकोलॉजी, PHY, फाइकोलॉजी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट लॉजीज हैं, ठीक है, जो मतलब एग्जाम से ज़्यादातर पूछ लेते हैं, वह बता दी मैंने आपको। अगला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय होम। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, MSP जो है वो सिर्फ 22 क्रॉप्स के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ हो गई। MSP इसलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस वजह से MSP पूछ सकता है पूरे एग्जाम में 2021 में कभी भी। तो ये करता कौन है? ये CACP करता है जी। कौन करता है? CACP करता है। CACP का क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। याद रखना MSP के 22 क्रॉप्स में वीट और राइस नहीं आते। वीट और राइस तो आता ही नहीं है, बार्ले, मेज, क्रॉप, रागी, ये सब आते हैं, लिनसीड वगैरह, ठीक है।
ये एमएसपी में आते हैं। बाकी सारी फार्मर्स के सोसाइटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री है, ये सब तो अलग चीज़ है। जो मेनली एमएसपी के लिए है वो यही है, ठीक है, कॉस्ट एंड प्राइसेस वाली कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए खजुराहो टेम्पल्स का क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ एक बताऊंगा आपको, देखिए सुनिए। पहले तो खजुराहो टेम्पल्स, अच्छा आंसर पे बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि देखिए महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट है आपका जैसे अजंता केव्स, एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स, ठीक है। अजंता केव्स जो है वो 30 हैं। कितने हैं जी? 30, ठीक है। और सारे के सारे किसके? अजंता केव्स आपके हैं किसके लिए? जो आपके अजंता केव्स हैं वो हैं बुद्धिज़्म, ठीक है। एलोरा केव्स की खासियत ये है कि ये आपके बुद्धिज़्म भी हैं, हिंदुज़्म की भी कुछ केव्स हैं और जैनिज़्म के भी कुछ केव्स हैं। ये आपके एलोरा केव्स की खासियत है। ये सब महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपको ना त्रिमूर्ति का पूछ लेते हैं कि त्रिमूर्ति कहाँ पे है। वही जो क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, सेवियर, ठीक है, त्रिमूर्ति, वो त्रिमूर्ति यहीं पे है, ठीक है। ये आपका एलिफेंटा केव्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा अब आप आ जाते हैं हम खजुराहो वाले पे। खजुराहो देखिए ये सब महाराष्ट्र में है। आपका खजुराहो में क्या पड़ता है? वो खजुराहो टेम्पल कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। हाँ खजुराहो टेम्पल्स हो गए आपके मध्य प्रदेश में। अच्छा आप देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी पीलीभीत टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। तदोबा, नवेगांव, ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आ जाओ। देखिए मध्य प्रदेश का आंसर, अच्छा मध्य प्रदेश तो इसका आंसर हो गया खजुराहो टेम्पल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आंध्र प्रदेश सबको पता ही है, तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है। और देखिए एक चीज़ थी, इसकी जो सारी स्कीम्स थी ना उसमें एक कॉमन वर्ड होता है। वो कॉमन वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा होता था, ठीक है। वो कुछ एक कॉमन वर्ड होता है, आंध्र प्रदेश की जो भी स्कीम आएगी उसके अंदर वो वर्ड मिल ही जाता है, ठीक है। आप 2-3 स्कीम्स देखोगे ना को मिल जाएगा वो। तो ऐसा क्या होता है, ईजी हो जाता है आंध्र प्रदेश का पहचानना, ठीक है। अच्छा आंध्र प्रदेश का ना एक ना वो आया था, कुछ गवर्नमेंट ने एक निकाला था कि हम गवर्नमेंट चाहती थी कि इसकी 3 कैपिटल हों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। ये चाहते कि इसकी 3 कैपिटल तीनों अलग अलग हों। रखा था इन्होंने, प्रस्ताव रखा था, लाइक बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बस मैंने आपको ऐसे एक फैक्ट बता दिया आंध्र प्रदेश के बारे में। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडियाज़ रैंक पूछ रहा है। देखिए ब्लूमबर्ग का जो इनोवेशन इंडेक्स है वो अभी उसकी रैंक आई थी, ठीक है। रिसेंट का क्वेश्चन है, आंसर 50 है। फर्स्ट नंबर पे जबकि साउथ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया, सिंगापुर सेकंड पे है। सिंगापुर आपका सेकंड पे है, फर्स्ट पे कौन है? साउथ कोरिया। और इंडिया का 50th रैंक है। अच्छा इसमें 85 एक इम्पॉर्टेंट इसलिए रैंक है, अच्छा इसका आंसर क्या है? ए, ठीक है। 85 इसलिए क्योंकि हेनले पासपोर्ट में हमारी रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमारी रैंक है 85 और जापान फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। जापान फर्स्ट नंबर पे। देखिए जो रिसेंट की सारी रैंक्स है ना वो सब का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए एक्चुअली क्या होता है ना, हर 4-5 महीने में एक बना देना चाहिए वीडियो। तो मैं ऐसे ही करा करूँगा कि इंडेक्स का वीडियो बना दिया करूँगा, तो रिसेंट की इंडेक्स हो जाया करेगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है ड्यूरिंग विच मुगल रूलर्स रेन ब्रिटिशर्स केम फॉर परमिशन टू सेटअप द फैक्ट्री एट सूरत। अच्छा जी, देखिए सूरत, देखिए सबसे पहली बात है चार्ल्स विल्किंस आया था,
ब्रिटिशर्स की तरफ से चार्ल्स विल्किंस आया था परमिशन लेने के लिए, ठीक है, सबसे पहले 1608 में आया था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ सालों बाद, थॉमस रो भी आया था। चार्ल्स विल्किंस को नहीं मिली थी परमिशन, नहीं मिली, थॉमस रो को मिल गई थी। तो ये अब किसके टाइम पे आए थे? आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर, ठीक है, आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर वही है जो पेंटर किंग है, पेंटर किंग है। और मतलब पेंटिंग्स, इसके टाइम पर पेंटिंग सबसे ज़्यादा चली थी। और इसकी जो टूम्ब है, जो, ठीक है, जो टूम्ब है इसकी, वो लाहौर में पाकिस्तान में है, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में है टूम्ब, ठीक है। जहांगीर की, पेंटर किंग था जहांगीर। और जंजीर आदिल, जंजीर आदिल, चेन ऑफ जस्टिस, वो किसके टाइम पे थी आपकी? वो इसी के टाइम पे थी, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे थी, ठीक है। इसके बाद चलो बाकी सारे रूलर्स भी पढ़ लेते हैं। जहांगीर का मैंने एक जहांगीर का और अगर आपको इम्पोर्टेंट रखना है तो मेहरुनिसा जो नूर जहाँ है वो इनकी वाइफ थी, मेहरुनिसा नूर जहाँ, ठीक है। और जहांगीर का जो रियल नेम था वो सलीम था। ये भी पूछ लेता है कभी कभी सलीम वाला तो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अब अकबर पे आ जाते हैं। देखिए अकबर जो है 1556 में ही अपने रेन पे आया था, जब 13 साल का था बेचारा, 13-14 साल के आसपास था। और इसमें इसने रूल करना शुरू किया था क्योंकि जो बाबर था वो हुमायूं था, उसकी डेथ हो गई थी 1556 में, तो इसलिए इसको गद्दी पे बैठना पड़ा। तो इसने पढ़ाई नहीं करी थी, इलिटरेट किंग था। क्या था ये? इलिटरेट किंग था, पढ़ाई नहीं कर पाया था। इसने अपनी युद्ध वगैरह की वो सीखने लग गया था बचपन से ही, तो ये इलिटरेट किंग था, इम्पोर्टेंट है। और अकबर ने दिने इलाही ये नाम का एक वो शुरू करा था, धर्म, रिलीजन, दिने इलाही, जिसमें सभी धर्मों के लिए उसने कर दिया था ओपन। लेकिन इसका एक ही मेंबर बना था जो था बीरबल इसके टाइम पे, ठीक है, बीरबल था, वो एक ही बंदा था, ठीक है। बीरबल इसका कोर्ट का एडवाइज़र था, ठीक है, एडवाइज़र। 9 जेम्स थे, 9 जेम्स में बीरबल भी था, टोडरमल भी था, मान सिंह था। अच्छा, मान सिंह जो था वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान सिंह के दो चीज़ें हैं कि मान सिंह को तो सबसे ज़्यादा मनसबदारी मिलती थी, मनसबदारी सबसे ज़्यादा मान सिंह को मिलती थी। और मान सिंह ने 1576 में 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी मान सिंह 1576 में, ठीक है, ठीक है जी। और किससे लड़ा था? महाराणा प्रताप से, ठीक है, जीत भी गया था, मान सिंह जीत गया था, मतलब अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ा था, अकबर ने बोला था जाओ लड़ो। वैसे क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि अकबर भी आ सकता है, ठीक है, अकबर या मान सिंह दोनों में से कुछ भी, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई करी थी, ठीक है। अब हुमायूं के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अकबर का टूब कहाँ पे? सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा आगरा के पास पड़ता है ये, ठीक है। हुमायूं का टूब कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। और हुमायूं ने चौसा और कन्नौज की लड़ाइयाँ लड़ी थी 1539 में, और 1540 में शेर शाह सूरी से लड़ाई लड़ी थी, फाइट बैटल शेर शाह सूरी के साथ हुआ था, दोनों हार गया था हुमायूं, ठीक है। और 1540 से 1555 तक सूरी एम्पायर ने रूल किया था, सूरी एम्पायर रूल्ड फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। और हाँ, ठीक है, रूल किया था। फिर उसके बाद हुमायूं ने दोबारा से शेर शाह सूरी को हराया था 1555 में, और 1 साल तक रूल किया, फिर अकबर आ गया था 1556 में, ठीक है। और हुमायूं के बारे में ये है कि हुमायूं की जो बहन है उन्होंने हुमायूं नामा लिखी है, जिन्हें गुलबदन बेगम भी कहते हैं, ठीक है। हुमायूं नामा मतलब हुमायूं की बायोग्राफी। और हुमायूं की जो वाइफ हैं हामिदा बेगम, उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवा दिया, उन्होंने क्या बनवा दिया? हुमायूं टॉम्ब बनवा दिया दिल्ली में, ठीक है। और हुमायूं सेकंड रूलर थे, ठीक है, ये भी याद रख लेना, जैसे बाबर, फिर हुमायूं, जहांगीर, सॉरी अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ठीक है। अच्छा, शाहजहाँ जो थे हमारे, ये भाई साहब बहुत खर्चीले थे, ठीक है, बहुत खर्च करते थे ये। तो इन्होंने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, इन्होंने बनवाया आपका ताजमहल,
और जो ताजमहल जो इन्होंने शुरुआत करवाई थी वो 1631 में करी थी, ठीक है। और कहते हैं कि 22 साल लगे थे, तो 1653 तक बन गया था। 22 साल लगे थे ताजमहल बनने में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। शाहजहाँ ने पीकॉक थ्रोन भी बनवाया था, मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन, ठीक है। और शाहजहाँ ने एक और चीज़ है इसके बारे में कि शाहजहाँ के जो टाइम को ना गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर बोला जाता है, ठीक है। मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल के टाइम में जो गोल्डन पीरियड था वो आर्किटेक्चर का, वो शाहजहाँ के टाइम पे था, क्योंकि ताजमहल इन्होंने बनवाया, रेड फोर्ट इन्होंने बनवाया था, मोती मस्जिद इन्होंने बनवाई थी, आगरा फोर्ट इन्होंने बनवाया था, ठीक है। रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया था, आगरा फोर्ट आगरा में बनवाया था, और आगरा फोर्ट के अंदर ही इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहाँ ने, ठीक है। सबसे मेन मोती मस्जिद वही होती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। जो आए थे ब्रिटिशर्स वो जहांगीर के ही टाइम पे आए थे। चार्ल्स विल्किंस आया था अल्कोहल लेकर, दारू वारू लेके, और जहांगीर वैसे ही बहुत ज़्यादा पीता था ये सब, ठीक है। बहुत अल्कोहलिक था ये, और ये टबैको भी बहुत खाता था, ठीक है। तो इसकी आप फोटो देखेंगे ना, पता चलेगा कि इसके मुंह से पता चल जाएगा आपके टबैको दबा रखा है इसने मुंह में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फॉसिल प्लैनेट। अच्छा, फॉसिल प्लैनेट का क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। देखिए, फॉसिल प्लैनेट आप किसको कहते हैं। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है प्लूटो। प्लूटो होता है ड्वार्फ, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट हो चुका है, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट हो चुका है, ठीक है जी। मतलब, और प्लूटो के बाद, मतलब प्लूटो देखिए सबसे लास्ट में, मतलब प्लूटो होता है, जैसे हमारा लास्ट प्लैनेट क्या है, हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद प्लूटो आता है, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। और इसके बाद होमिया, ठीक है। होमिया, HAUMEA, होमिया नाम का एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। इसको आप एस्टेरॉइड भी कह देते हैं, ठीक है। होमिया, फिर मेक है, फिर एरिस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लूटो के बाद ये सब होते हैं, ठीक है। और ये हमारे सोलर सिस्टम के मतलब बिल्कुल एंड पे ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मून, ठीक है। मून ही हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और मून को ही हम फॉसिल प्लैनेट कह देते हैं। मतलब प्लैनेट था एक टाइम पे, ऐसा मतलब बोला जाता है, ठीक है। और मून हमारे अर्थ के साथ बिल्कुल ऐसे एकदम रोटेट, वो रेवोल्यूशन करता है कि हमें इसका सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है। इसकी रेवोल्यूशन इतनी बढ़िया होती है और रोटेशन कि हमको, आप कभी भी देख लो, हमें एक साइड पे एक ही पार्ट हमारी तरफ रहता है इसका, ठीक है। अच्छा, मून से जो लाइट आती है ना, वो 1.3 सेकंड में आ जाती है, ठीक है। मून की लाइट अर्थ पे 1.3 सेकंड में आती है, और 498 सेकंड में सन की लाइट अर्थ पे आ जाती है। 498 सेकंड में सन की लाइट अर्थ पे आ जाती है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, नियरेस्ट टू द सन, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट टू द सन। और इधर नो सैटेलाइट ही नहीं है, मतलब नेचुरल मून्स नहीं है मरकरी का, कोई भी मून नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं ना उन्हें, नहीं है मरकरी का। टाइटन पे आ जाते हैं। टाइटन तो खुद नेचुरल सैटेलाइट है, मून है। किसका मून है टाइटन? सैटर्न का, ठीक है। सैटर्न का है। और यूरेनस का टाइटेनिया है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। टाइटेनिया यूरेनस का है, और आपका इसका टाइटेनिया, ठीक है। और जो टाइटन है वो सैटर्न का है, और जो गैनीमीड है वो जुपिटर का है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, गैस जायंट है। देखिए, लार्जेस्ट तो है, लेकिन इसका सबसे स्मॉलेस्ट डे होता है, समझ रहे हैं। रोटेशन सबसे ज़्यादा जल्दी कर लेता है ये, फास्टेस्ट रोटेशन है इसकी सब प्लैनेट्स में जुपिटर की। जुपिटर फास्टेस्ट रोटेशन, स्मॉलेस्ट डे, सबसे छोटा दिन, ठीक है। और जुपिटर और मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो सेकंड नंबर पे आती है, कम में, सबसे कम डेंसिटी में, ठीक है। और नेपच्यून की सबसे कम डेंसिटी होती है, फिर जुपिटर की होती है, ठीक है। सबसे लोएस्ट डेंसिटी है ये नेपच्यून, फिर जुपिटर की सेकंड नंबर पे लोएस्ट, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यूरेनस,
देखिए सबको पता होता है कि यूरेनस और वीनस जो है वो अपोजिट घूमते हैं, रोटेशन जो है अपोजिट है सब प्लैनेट से, लेकिन है क्या, है ईस्ट टू वेस्ट। ये है आपकी यूरेनस और वीनस की, याद रखना। वेस्ट टू ईस्ट तो बाकी सब प्लैनेट्स की है रोटेशन, और इसकी यूरेनस और वीनस की ईस्ट टू वेस्ट है रोटेशन, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको, देखिए सीरीज भी एक एस्ट्रॉयड होता है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, वो किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के, ठीक है। और कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। चलिए थैंक यू देखने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही करते रहिए, आप तैयारी करते रहिए बढ़िया एकदम, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, मेरी वीडियोस को बार बार देखिए, ठीक है। पॉइंट्स लिखिए, रिवाइज किए, वीडियो दोबारा देखिए, वीडियो बार बार 3-4-5 बार, आप 3-4 बार वीडियो देख लोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे बातें बैठ जाएंगी ना ये सारी, कि फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई हैं मैंने, जो जो पेपर में आती हैं वही आपको मैंने सारा बताया है, ठीक है।